नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में बाढ़ के बाद परेशानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों हुई लगातार बारिश और बाढ़ अपने पीछे बर्बादी का जो मंजर छोड़ गई, उससे आम लोगों की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही। बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद जहां एक तरफ सीएम सैनी ने बिंदुवार मुआवजे की बात की है, किसानों को 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सैनी सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। वहीं बाढ़ से होने वाली मौतों, गिरने वाले मकानों को भी क्षतिपूर्ति की बात सरकार ने कही है। सैनी सरकार का कहना है कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है। सरकार के ऐलान के बाद विपक्ष सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को न सिर्फ नाकाफी बता रहा है, बल्कि विपक्ष के साथ किसान संगठन भी सरकार से इतनी बड़ी बर्बादी से हुए नुकसान के लिए प्रति एकड़ कम से कम 50,000 रुपये मुआवजे की मांग किसानों को कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत पर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है और किसानों के लिए जो मांग विपक्ष कर रहा है वो कितनी जायज है, ये सवाल है। तो लगातार बाढ़ के बाद स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे पैनलिस्ट के साथ चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में बाढ़ और बारिश को लेकर सबसे पहली राहत भरी खबर ये कि मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब कमजोर पड़ रहा है। 12 सितंबर तक तो ये ज्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। दूसरी बड़ी बात ये कि अब यमुना नदी समेत कई और मुख्य नदियों में भी पानी का स्तर घट रहा है। पर सबसे बड़ी चिंता और समस्या ये है कि जब कोई खूबसूरत इमारत गिर जाए तो उसका मलबा ऐसे दिखता है मानो सिर चकरा जाए। इस बार अंधाधुंध बारिश और बाढ़ ने भी लहलहा रही फसलों को मानो खंडहर बना दिया है। कई जगह फसलें अभी पानी में डूबी हैं तो कई जगह बिछी पड़ी हैं। हालात अब भी भयावह हैं। सिरसा में पानी के तेज बहाव में घग्गर नदी टूट गई, उसकी मरम्मत हो रही है। यमुना के ओवरफ्लो के बाद कई जगह भूमि का कटाव हो गया है, यानी पानी उतरा है, पर परेशानियां और दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई। अगर बंदे काफ़ी ज़्यादा होंगे तो ये बनना जा सकता सी। ये बंदे घट करके ते पहाड़ ज़्यादा बढ़ता गया। ये कल तक बंदे बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, 150 फुट तक पहाड़ हो गया जी। कल बंदे ने बहुत कोशिश करी है इनू करन दी ते मौके कोले जाके बिल्कुल 12:30 बजे तक पूरा तकरीबन बनन जा रहा सी, पर बंदे घट होने करके दोबारा पहाड़ पै गए जी। नुकसान तो देखो जी 3-4 हज़ार किले का नुकसान है जी। 5 पिंडा का नुकसान है फसलों का। पक्कियां फसलां सी ते बहुत नुकसान है जी। जैसे लगभग ये जमुना बेल्ट के अंदर जहाँ कटाव में जो नागड़ की और ये जो जमीन गई है, ये तो लगभग गई है जी 100 एकड़ के करीब। जो उसमें गन्ने की, पॉपुलर की मेन फसल ये थी, ये सब कटाव में चली गई है जी। बाकी जो इधर से थोड़ा 2 किलोमीटर उधर नागड़ गाँव में आ जाए तो वहाँ जो डूंगी, ये जो अपना खड़ा है जो हमारा, ये जो जिसको बोलते हैं धनौरा, इसके पास जो डूंगी जमीनें थी उनमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है। मतलब हमारा बस इतना ही सवाल है कि भी कितना दोगे और कब दोगे, और इसके ऊपर कहीं पर भी सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया। ये प्रधानमंत्री जी की रैली करी जाती है यमुनानगर के अंदर, तो उस समय जिन किसानों की फसलें काटी गई थी जगह बनाने के लिए, उनको प्रति किला 50,000 रुपए दिए गए। तो भी सरकारी कार्यक्रम, सरकारी फंक्शन के लिए आप 50,000 रुपए प्रति किला देने के लिए तैयार हो, जिस किसान का जल भराव की वजह से, बारिश की वजह से और सरकार की नाकामी की वजह से। उधर विपक्ष और किसान संगठनों ने फसलों की बर्बादी को देखते हुए और खेत से पानी सूखने के बाद गाद और रेत निकालने में ही महीना 1.5 महीना लगने की संभावना है, इसलिए मांग की है कि सरकार मुआवजा राशि बढ़ाए। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी: किसान को पता नहीं चलता, बाद में उसमें गड़बड़ियां होती हैं, और गांव की टीम गिरदावरी करते वक्त साथ में होनी चाहिए ताकि पारदर्शी बात हो। किसान को बताया जाए कि कितने % उसका नुकसान हुआ है। और दूसरा जो है, ट्यूबवेलों का इसमें कोई मुआवजा नहीं लिखा गया है। ट्यूबवेल कईयों के बैठ गए हैं और 4 लाख रुपए में ट्यूबवेल लगता है, तो उसमें कोई मुआवजा उसका लिखा ही नहीं गया। तो हमारी
हरियाणा सरकार से पुनः मांग है कि इन चीजों पे गौर करें, मुआवजा बढ़ा के 50,000 करे, किसान को बताए कि उसका कितना नुकसान है मौके पे। जो ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो भद्दा मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, क्योंकि इससे ज्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में और 100% फसल खराब है। जहां जहां हम गए वहां 100% फसल का खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने परसेंट, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। तो भाई जहां मकान है, सर्वे किया है, फिर क्या कहेंगे? गांव में, मैं कई गांव में गया जी, वो कहते हैं जी वहां का पोर्टल नहीं खुला, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। गौरतलब है कि तेज बारिश और बाढ़ के बाद अब बीमारियों का डर भी सता रहा है। 10 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें कुछ कम कुछ ज्यादा खराब हुई हैं। 5,000 से ज्यादा गांव में पानी घुसा है, सड़कें और रास्ते टूट गए हैं। यानी अभी ज्यादा बारिश और बाढ़ के जख्म भरने में वक्त लगेगा, क्योंकि मरहम और वक्त के साथ ही जख्म भरते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बाढ़ के बाद परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है। हुड्डा से लेकर अर्जुन चौटाला भी लगातार फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर राइटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर राइटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। देवेंद्र, सबसे पहला सवाल है कि जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है? अर्जुन चौटाला को हमने सुना, हुड्डा को हमने सुना कि जो ऐलान किया गया है सरकार के द्वारा ये नाकाफी है। देखिए सौरभ, सबसे पहले तो मैंने स्टडी की है और कुछ सूत्रों से जानकारी एकत्र की है। दरअसल ये हालात क्यों हुए? देखिए, विपक्ष मांग कर रहा है, गुलाम चढ़ूनी कह रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि 70,000 रुपया पर एकड़ देना चाहिए। अगर चलो सरकार पर बोझ पड़ेगा तो 50,000 तो बनता ही है। अर्जुन चौटाला कहते हैं कि जब किसी बड़े नेता की रैली होती है तो किसानों की जमीन साफ करवाई जाती है रैली के लिए, क्योंकि हजारों लाखों लोग आने होते हैं। तब 50,000 रुपए सरकार मुआवजा देती है जब कोई राजनीतिक रैली होती है बड़ी। लेकिन अब किसान को क्यों नहीं दे रही? भूपेंद्र हुड्डा भी यही कह रहे हैं कि ये तो मजाक है कि 7,000 से लेकर 15,000 तक का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने सर्वे किया है और तह में गया हूं। सौरभ, देखिए, कुदरत जो करती है, प्रकृति के आगे तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन मेरा सर्वे, मेरी स्टडी ये बताती है कि सरकारी स्तर पर भी लापरवाही हुई है। यमुना नदी की बात करें, घग्गर में देखिए इलीगल माइनिंग तो होती रही है, कोई भी सरकार हो, कहीं कम कहीं ज्यादा। इलीगल माइनिंग भी एक वजह है ये बाढ़ की, ओवरफ्लो होने की। उससे बड़ी वजह यह है कि सरकार की जो प्रक्रिया होती है, दरअसल मैंने एक पिछला रिकॉर्ड निकाला और किसी से उनका ये कहना है कि जब बारिश का सीजन खत्म होता है सितंबर में, अभी सितंबर चल रही है, जैसे मॉनसून खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में फ्लड कंट्रोल को लेकर हमेशा बैठक करती है हरियाणा सरकार। अक्टूबर नवंबर में बारिश के सीजन खत्म होने के बाद उसमें लिस्टें बनती है कि कहाँ क्या क्या काम होना है अगली बारिश आने से पहले जी। लेकिन वो मीटिंग जो अक्टूबर नवंबर में होती है, इस बार मार्च में हुई है, 4 महीने देरी से, 4 महीने देरी से वो बैठक हुई है। यही वजह है कि 31 मार्च के बाद जब मुख्यमंत्री ने बैठकें की हैं, वर्चुअली की 2-3 बार की, लेकिन 4 महीने 4.5 महीने की जो देरी थी जी, वो प्रक्रिया सरकार को महंगी पड़ गई। जो अक्टूबर नवंबर में काम होना था वो मार्च में हुआ है। उसमें अधिकारियों का ये कहना है कि जब सरकार के आदेश हुए, फैसला हो गया कौन से काम होने हैं, लेकिन पहले सर्वे होता है, डिपार्टमेंट सर्वे करता है, उसके बाद एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट के बाद टेंडर फ्लोट होता है, टेंडर के बाद समय देना होता है 15 दिन, 20 दिन, महीना, टेंडर कॉल किए जाते हैं, उसके बाद टेंडर खुलते हैं, फिर वर्क अलॉटमेंट होता है। इस सारी प्रक्रिया में उनको समय चाहिए होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 30 जून तक सारे काम खत्म करने के सरकारी आदेश थे कि 30 जून तक आपको काम सारे खत्म करने हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय बहुत कम मिला, जो काम हमें 5-6 महीने में करना था वो 2.5 महीने 3 महीने मिले। इसी वजह से कई काम अधूरे रह गए और कई जल्दबाजी में हुए, क्योंकि 4 महीने की जो लेट लतीफी थी वो लास्ट में आके महंगी पड़ गई। एक वजह यह भी है कि नदियों की और नहरों की
पूरा काम नहीं हो पाया, जो प्रक्रिया थी उसको फॉलो नहीं कर पाए, कुछ काम रह गए और कुछ जल्दबाजी में पूरे हुए, यही वजह है कि नुकसान ज्यादा हुआ है। ठीक है। और बारिश ज्यादा है इसलिए बाढ़ आई है। ठीक है। महेश, मौजूदा स्थिति को देखकर अगर आकलन करें बाढ़ की स्थिति के बाद अब की परिस्थितियों पर, तो वो क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि सरकार की नाकामी जो लगातार विपक्ष गिना रहा है, देवेंद्र भी बता रहे हैं कि डीप एनालिसिस के बाद उनके भी कुछ फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं, क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, किसी भी बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र के बाद उस इलाके की स्टडी की जा सकती है और डाउन द लाइन एरियाज कौन से हैं, कौन से ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर पानी की चाल बनती है। अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, इस बार भी अगर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, इससे पहले सबसे बड़ी बाढ़ 1995 में हरियाणा के अंदर आई थी, तो उस वक्त एक पूरी स्टडी की जाती है कि पानी की चाल आखिर कहां से बनती है, कहां से तटबंध टूटते हैं और वो पानी जो बढ़ता है, बाढ़ का पानी, वो कौन से इलाके में सबसे पहले दाखिल होगा, उसके बाद उस पानी का रास्ता क्या होगा, किस रास्ते वो पानी आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा एक डिमार्केशन किया जा सकता है और किया भी जाता है। इस बार सबसे बड़ा संकट जो सरकार के सामने आया वो 40% ज्यादा मानसून की बारिश आई। ये सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हैं कि पानी बेतहाशा बरसा, जिसकी वजह से जो तमाम इंतजाम थे, आधे थे, अधूरी थे, कमी रह गई, खामियां रह गई, वो अलग बात है, वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि 40% ज्यादा बारिश इस बार मानसून की हुई है और राहत इस बात की है कि अगले 6 दिनों के लिए मानसून बेहद कमजोर रहने वाला है। कहीं बेहद हल्की या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अगले 6 दिनों के लिए बारिश से, भारी बारिश से राहत मिलने वाली है। ये मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से पूर्वानुमान दिया गया है। अब अगला जो पूर्वानुमान है वो तारीख का है कि 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को मानसून की वापसी का जो तय समय है, यानी हर साल जो एक अमूमन तारीख मानी जाती है, इस बार भी 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को मानसून की वापसी का वक्त आ जाएगा। एक बार फिर से मानसून को सक्रिय होना है, लेकिन 6 दिनों के लिए, अगले 6 दिनों के लिए आप राहत मान सकते हैं। फिलहाल आप सवाल ये कर रहे थे कि अभी परिस्थितियां क्या है। देखिए, खेतों में कुछ फसलें दूर से अगर कोई गुजरेगा, हाईवे से अगर कोई निकलेगा, तो उन्हें फसलें थोड़ी हरी नजर आएंगी, लेकिन असलियत क्या है, वो फसलें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि काफी लंबे समय तक पौधे के पानी में बने रहने की वजह से उनकी जड़ें जो है वो गल चुकी हैं। तो ऐसे में वो 100% आप उसको नुकसान में ले सकते हैं, उसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है। और यही परिस्थिति मुझे लगता है कि सरकार को समझने की जरूरत है कि किसानों के पास आधे अधूरे नुकसान जैसा नहीं है कुछ भी। जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके थे वहां पर फसलें पूरी तरह तबाह हुई हैं। और जहां तक भरपाई की बात है, तो मुझे लगता है कि ये किसी सरकारी रैली के कार्यक्रम से इसको जोड़कर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसा हमारी रिपोर्ट में जिक्र चल रहा था कि 10 लाख एकड़ से ज्यादा जो फसलें हैं वो नुकसान में गई हैं। अब अगर किसी सरकारी रैली का आयोजन करना है 50 एकड़ में, 100 एकड़ में, तो उन्हें 50,000 का 1 लाख का मुआवजा भी दिया जा सकता है, जिससे किसी तरह का विरोध वहां पर नहीं हो। लेकिन अगर 10 लाख एकड़ में वही मुआवजा, वही दर अगर तय कर दी जाए तो ये सरकारों के लिए संभव नहीं है। अब ये जिक्र मैं करना चाहूंगा कि जो राशि घोषित की गई है बेहद कम कही जा सकती है। 1.5 लाख रुपए में क्या कोई मकान बनता है? क्या किसी तरह के मकान की कोई कल्पना 1.5 लाख में कर सकता है? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र करें तो न्यूनतम 2 लाख रुपए दिए जाते हैं किसी भी 2 कमरे के मकान के लिए। तो ऐसे में अगर बड़े बड़े भवन हैं, कोठियां हैं, बड़े इमारतें हैं, उन्हें अगर 1.5 लाख रुपए 100% नुकसान में भी अगर 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा तो उसे राहत कैसे महसूस होगी और कितनी महसूस होगी? उससे भी बड़ी बात, एक गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से जो बात उठाई गई वो लाजमी बात है कि अगर बाढ़ का पानी किसी भी ट्यूबवेल के ऊपर से गुजर जाता है, यानी वो बाढ़ के पानी में डूब जाता है अगर ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसे दोबारा से खोदने की जरूरत पड़ती है, दोबारा से उसे इंस्टॉल मोटर नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है, तो लाखों का खर्च आता है। न्यूनतम 2 से 4 लाख रुपए का जो खर्च है वो किसी भी ट्यूबवेल पर आता है। उसके लिए कोई भी पॉलिसी घोषित नहीं की गई है। अगर ट्यूबवेल खत्म हुआ है बाढ़ की वजह से, अगर बर्बादी ट्यूबवेल्स की हुई है, तो नया ट्यूबवेल लगाने के लिए जो राहत की बात है वो इस पैकेज में जिक्र नहीं किया गया है। तो सवाल काफी ज्यादा है और सरकार थोड़ा और ज्यादा दे सकती थी, मुझे इतना ही कहना है। वीरेंद्र जी, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि सरकार ने गरीब किसानों के साथ मजाक किया है। जो राहत पैकेज का ऐलान सीएम सैनी कर रहे हैं, ग्राउंड पर दौरे भी कर रहे हैं, लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी कर रहे हैं, हर कदम पर हर संभव सहायता देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये मजाक कहा जा सकता है जो हुड्डा कह रहे हैं?
देखिए, सरकार संवेदनशील है। कौन सरकार चाहेगी कि वो अपने किसानों की मदद ना करे या उनके आक्रोश का सामना करे? तो कोई भी नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं चाहेगी। तो ऐसे में सरकार ने ये अभी फौरी जो है राहत दी है। अभी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी कहा है किसानों को, जो चाहे कितनी भी उनकी फसल का नुकसान हुआ है या जमीन को नुकसान पहुंचा है, उसका विवरण दर्ज करें। तो ये तो उसके बाद की बात है, अभी तो फौरी राहत देने की बात थी। और देखिए, चाहे सरकार कितनी भी घोषणाएं कर ले, विपक्ष कभी संतुष्ट होगा नहीं, और विपक्ष को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है। तो वो चाहेगा कि अधिक से अधिक किसानों को मुआवजा मिले। तो क्योंकि किसानों के पक्ष में तो विपक्ष ने सिर्फ मांग ही करनी है, सरकार ने अपने बजट की व्यवस्था भी देखनी है, हर पक्ष को देखना है। और किसानों के साथ आगे भी भविष्य में भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार को हर ढंग से अपने एक व्यवस्था करनी होती है, और सरकार कर भी रही है। ये नहीं है कि सरकार इस मामले में कोई लापरवाही बरत रही है, क्योंकि सरकार का फर्ज भी बनता है, वो अपना राजधर्म निभा रही है जी। और जो अपने ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि एमसी म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर सीएम तक जो है बाढ़ राहत कार्यों में लगे हुए हैं, सीएम से लेकर पीएम तक लगे हुए हैं। ये बात ठीक है कि सभी अपने ढंग से जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए कर रहे हैं जी। लेकिन अब विपक्ष है वो काफी बताएगा, वो उठ के मुंह में जीरा बताएगा। तो विपक्ष अपने ढंग से अपने जगह पे ठीक है, और सरकार अपने ढंग से अपनी जो है अपनी तर्क दे रही है। और हो सकता है कि इसमें आगे चल के वृद्धि भी की जाए, क्योंकि अभी तो देखिए किसानों के साथ जो हुई सबकी सहानुभूति है। अगर किसानों की फसल खराब हुई है, अगर आने वाली फसल पर भी संकट के बादल हैं, भाई जो जमीन को नुकसान हुआ है उसके बाद फसल कहां तक हो पाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह तो है ही है जी। किसानों के साथ सबकी हमदर्दी है, और लेकिन उनके लिए कितनी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, सरकार कितनी बजटीय प्रावधान कर सकती है। और इस तरह से पंजाब में और हिमाचल में भी जो है प्रधानमंत्री ने आज दौरा किया है, वहां उन्होंने 1500 करोड़ हिमाचल को और 1600 करोड़ रुपए जो है पंजाब को देने की बात की है। तो अलग ढंग से देखिए, प्रधानमंत्री से अब हरियाणा के लिए वो कितना मांग कर पाते हैं, मांग तो हरियाणा को भी करनी चाहिए। अब हरियाणा को कितना मिलता है, देखिए हरियाणा को दबाव बनाना चाहिए। ये ठीक है कि पंजाब और हिमाचल की तुलना में हरियाणा में उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान तो हुआ है, प्राकृतिक आपदा है। भाई पहाड़ों में आवश्यकता से अधिक बारिश हुई है, जिसकी कल्पना भी नहीं थी। तो इस कारण से जो है पानी बांधों से छोड़ना पड़ा, उसका असर भी आया है। और बात ठीक है कि जिस तरह भी कुथुरिया जिक्र कर रहे थे कि जो अवैध खनन होता है उसका भी, उसके कारण भी एक कारण बनता है। कारण तो कई बनते हैं बिल्कुल, लेकिन उन सभी कारणों की भी अब समीक्षा की जाएगी, और समीक्षा करने के बाद अगर धरातल पर हम योजनाएं नहीं उतारते तो उसका कोई लाभ नहीं है। और किसानों के हित में सरकार हो सकता है आने वाले समय में और भी कई आकर्षक और लाभकारी योजनाओं की घोषणा करे, और ऐसी अपेक्षा भी की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षा की जानी चाहिए, और सरकार लगातार घोषणाएं तो करे, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा है सरकार के ऐलान के बाद, वो भी सुनवा देते हैं। कम से कम जैसे हरियाणा का बड़ा भारी नुकसान है, अब 14 लाख एकड़ फसल खराब हो गई, उसका देखो ना, लगा लो कितना हो गया। कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है, पूरे हरियाणा को बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री का बयान है कि क्षतिपूर्ति में भी 5,200 कुछ गांव से वो उन्होंने किसानों ने मांग की है, तो इसका मतलब पूरा हरियाणा बाढ़ग्रस्त, तो पूरा पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। पहले भी 95 में भी आया था इसी प्रकार का फ्लड आया था, उस टाइम मैं सांसद था, यहां से उस टाइम के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ को लेके गया, पूरा दौरा कराया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई, कंपनसेशन किसान को दिया, जो शहर में दुकानें थी दुकानदार को दिया, पशुओं का दिया, मकान गिरे उनको दिया। अब ये कहां से हो रही है, देना चाहिए तुरंत जो है प्रधानमंत्री। यहाँ हरियाणा सरकार की कमी है, क्यों नहीं यहाँ सेंटर को मजबूत करते। अब वहां के यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब में तो जा सकते हैं, अपना जो शिवराज जी, और यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं लेके आए भाई। मेरा केंद्र सरकार से भी है और हरियाणा सरकार से भी है, ये मुआवजा करके। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो संवेदनशीलता दिखनी चाहिए वो सरकार के अंदर नहीं दिख रही।
कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई सवाल उन्होंने खड़े किए। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी कई सवाल खड़े करें। पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, अब हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा बाढ़ग्रस्त है, एक विशेष पैकेज देना चाहिए। अपने काल की भी वो बात बता रहे हैं कि हम जब थे तो दरमियान किस तरह से हरियाणा वासियों के लिए मदद की थी। कैसे देखा जाए? देखिए सौरभ, विपक्ष तो कहता है, विपक्ष तो सरकार पर दबाव बनाता है ताकि किसानों को, जनता को लगे कि विपक्ष हमारी बात करे। दूसरी बात यह, पहले भी बाढ़ कभी आई है, बाढ़ पहले भी आती रहती है। भूपेंद्र हुड्डा के टाइम भी मेरे को याद है बाढ़ कई बार आई थी, लेकिन बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, फसलों का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार मैं मानता हूं नुकसान बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से अंधाधुंध बारिश हुई है, बहुत देर हुई है। आप देखिए बारिश का सीजन कितना है। मेरे को याद है पिछले 3-4 मॉनसून की देखूं, 2 सितंबर को एक बार रवाना हुआ था, एक बार 8-9 सितंबर को। अभी आज 9 तारीख है, लेकिन ये सीजन लंबा जा रहा है। और मॉनसून इस बार जून में एक हफ्ता पहले आया था, आपको याद हो, 7-8 जून को आता है। 1 जून को मॉनसून की हरियाणा में एंट्री हुई थी। उस हिसाब से सीजन लंबा है और बारिश ज्यादा हुई है। बारिश ज्यादा हुई है और नदियां, नहरें, चूंकि सफाई की बात है या इलीगल माइनिंग की बात है या और कोई वजह रही हो, लेकिन नुकसान इसलिए ज्यादा हुआ है। तो इस बार नुकसान ज्यादा है, तो मेरे को लगता है सहायता और मुआवजा भी ज्यादा होना चाहिए। विपक्ष की बात में दम है। अब सरकार को देखना है, अभी गिरदावरी होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो पटवारी हैं, कानून गो हैं, उनसे ऊपर के अधिकारी हैं, फील्ड में जाएंगे। और मेरे को लगता है नुकसान का दायरा इतना बड़ा है कि अब चंडीगढ़ के मुख्यालय में बैठे अधिकारियों को भी फील्ड में भेजा जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी सारा सर्वे हो, लिस्टें बने, कहां कितना नुकसान है, फिर और जो भी तमाम औपचारिकताएं पूरी करके किसानों को जल्द मुआवजा मिले। आप देखिए दिवाली, दशहरा आ गया, त्योहारी सीजन आ गया, किसान को पैसा चाहिए। बहुत सारे छोटे किसान हैं, 80-90% किसान छोटा है जो फसल से अपना परिवार का गुजारा करते हैं। अब त्योहार आ गए हैं, आज 9 सितंबर है, अगले महीने दशहरा भी है, दिवाली भी है और त्योहार भी है। तो किसान तो इसी से गुजारा करते हैं छोटे। तो सरकार को जल्द से जल्द मुआवजा की प्रक्रिया को पूरा करके आर्थिक सहायता, मुआवजा जो भी है, कुछ केंद्र से भी पैसा मांगना चाहिए, ताकि किसानों की पूर्ति और सरकार के रूटीन के खर्चे भी चलते रहे। महेश, जो दबाव विपक्ष लगातार बना रहा है, एक तरीके से संगठन सदन से लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, तमाम चीजें हमने देखी। अब दबाव ये बन रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की कहीं ना कहीं कुछ साख बनकर वापस लौटे। जो मुद्दे हैं जनहित के मुद्दे हैं। अब बाढ़ एक बहाना है विपक्ष के पास। क्या लगता है कि सरकार विपक्ष के इस दबाव के बाद प्रदेश सरकार कुछ काम करने जा रही है? इस दबाव के अंतर्गत केंद्र सरकार से कुछ फौरी राहत की अतिरिक्त मांग की जाएगी? किस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं? देखिए, जहां तक दबाव की बात आप मान रहे हैं, जैसे ही कांग्रेसी विधायक और कांग्रेसी नेता जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करना शुरू किए, उसके तुरंत बाद जो है नायब सिंह सैनी भी दौरे पर निकल गए। किसानों से सीधी मुलाकात की, अधिकारियों को मौके पर बुलाया, अधिकारियों को मौके पर आदेश दिए और पीड़ितों को 2 टूक ये कह दिया कि मुआवजा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल हो सकता है कि मुआवजा कम है या ज्यादा, लेकिन राहत का जो वायदा सीएम की तरफ से किया गया था उसे तुरंत लागू करने की कोशिश सीएम की तरफ से की गई। फिलहाल संगठन का सृजन करे कांग्रेस पार्टी, चाहे कुछ भी करे, जब तक उनके अंदरूनी हालात सामान्य नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी चुनौती नहीं है। अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच में जो दूरियां लोकसभा चुनाव से पहली थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहली थी, विधानसभा चुनाव के प्रचार के वक्त थी, बाजी हारने के बाद, यानी एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के वक्त जो दूरियां इन तमाम नेताओं में थी, वो दूरियां आज भी यथावत बरकरार हैं। तो कोई खास फर्क इस बात से पड़ने वाला नहीं है। किसी तरह का प्रेशर बिल्ड कर पाए हो कांग्रेस पार्टी के लोग, ऐसा भी नहीं लगता। मुख्यमंत्री ने जिस तरह की बैटिंग की और जिस तरह की ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो है लोगों से मुलाकात की, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी तरह का प्रेशर बना पाने में कामयाब हो। लेकिन यह बात लाजमी है कि केंद्र से बड़े पैकेज की मांग करनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पास मुख्यमंत्री को जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हरियाणा में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। और मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी निराश नहीं करेंगे। वीरेंद्र जी, आगे किस तरीके की परिस्थिति देखते हैं? किसानों के हित में, आम लोगों के हित में, जो गरीब तबका है उसके हित में किस तरह से पक्ष बनेगा कि केंद्र सरकार बड़ी वित्तीय पैकेज का ऐलान करेगी जिसका हम चर्चा कर रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार केंद्र से इस बात की चर्चा करेगी? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जाते रहते हैं, दिल्ली आते रहते हैं और लगातार चर्चा भी करते रहते हैं। क्या लोगों से जुड़ाव की बात अब की जाएगी? लोगों के घाव पर मरहम लगाने की बात की जाएगी?
देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से चर्चा करेंगे और जो भी सरकार ने कदम उठाए उनकी भी जानकारी देंगे और जो नुकसान हुआ उसका भी विवरण देंगे। अब ये हो सकता है कि वहां अब केंद्रीय मंत्रियों को तो आना संभव ना हो, तो केंद्रीय अध्ययन दल जो है केंद्र भेज सकता है। तो अध्ययन दल जो आकर जो है हरियाणा में नुकसान का जायजा लेने के बाद हरियाणा के लिए जो है राहत पैकेज की घोषणा कर सकता है और अपेक्षा भी की जानी चाहिए कि हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ राहत पैकेज की घोषणा होगी और इससे जो है किसानों को जो है और ज्यादा राहत मिलेगी। एक नुकसान तो हुआ ही है, इसमें तो कोई रहा ही नहीं। तो इसमें अब केंद्र पर हरियाणा कितना दबाव बना पाता है ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा में बाढ़ के बाद परेशानियां तो नहीं बढ़ रही, लेकिन विपक्ष लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है सरकार पर कि जो जनता है उसको कहीं ना कहीं राहत दी जाए। परेशानियां बड़ी हैं। अब ऐसे में प्रदेश सरकार की क्या कुछ आगे भूमिका रहेगी? हालांकि जमीनी स्तर पर खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी लोगों से मिल रहे हैं, बड़े कैबिनेट बैठक में ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष की बढ़ती राजनीति के बीच क्या आम जनता को और बड़ी राहत देखने को मिलेगी? ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।